हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासरूम। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना आज ग्रुप एंड रिंग्स, जिसमें कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि जो रियल एनालिसिस था वो भी हमारा 7 मार्क्स का आया हुआ था, है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा रियल एनालिसिस के सारे क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर वाले, और मैंने उसके जो नोट्स थे, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, वो भी सारी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और वो नोट्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके देख लो, क्योंकि वीडियो देखने से आपको पता लगेगा कि जो थ्योरम्स हैं उनकी स्टेटमेंट और उनको मतलब काफी सारी थ्योरम्स ऐसी हैं कि जो आपको ऐसे टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन फटाफट से कर पाओगे। और वो जो सारी थ्योरम्स है वो सारी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है। तो अगर आप वो मिस आउट कर रहे हो तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप में जाओ। आपको जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से जाके अपने नोट्स देख लो। उसके बाद अभी ग्रुप एंड रिंग्स है, ये भी देखो 7 मार्क्स का आएगा, तो मतलब कि हमारे टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे इस मैथ से भी। वापिस से हम देखेंगे। और ग्रुप एंड रिंग्स में यूजली ऐसा है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, इसमें ज्यादातर आपको चीजें याद ही करनी है, थ्योरम्स की स्टेटमेंट ही एज इट इज आएगी। तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चंस थे, कभी इंटीग्रल आ गया निकालना, कभी कुछ निकालना आ गया, तो उसमें याद करने वाली चीजें कम है। बट ग्रुप एंड रिंग्स में ऐसा है कि आपको सारी थ्योरम्स ही आती हैं यूजली, मतलब आपको सॉल्व कम करना पड़ेगा, बट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो अभी हम करेंगे ना तो पता लगेगा आपको। तो ये अपना सिलेबस है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सिलेबस की भी मैंने पीडीएफ ग्रुप उस पे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके देखो, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ग्रुप दिया गया है 1 - 1 अयोटा और माइनस अयोटा, जो कि एक मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, मतलब कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। तो उसने पूछा है कि माइनस अयोटा का ऑर्डर बताओ। तो इसका मतलब माइनस अयोटा की आप कितनी मिनिमम पावर करोगे तो आपको जो आइडेंटिटी है वो मिलेगी। पहली बात तो मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन की जो आइडेंटिटी होती है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो होती है हमारी 1। और जब हम एडिशन की बात करते हैं तो होती है 0, है ना। तो ऐसा आप स्मॉलेस्ट नंबर बताओ कि आप माइनस अयोटा की वो पावर करो तो आपको 1 मिल जाए। अगर आप माइनस अयोटा की पावर 1 करोगे तो 1 नहीं आएगा। माइनस अयोटा की पावर 2 करो तो कितना आएगा, माइनस अयोटा और इस पूरे का स्क्वायर, दैट इज अयोटा का स्क्वायर। और अयोटा का स्क्वायर होता है -1, है ना, तो भी हमारा नहीं आया। अब अयोटा की पावर 3 करो, माइनस अयोटा की पावर 3, तो कितना आएगा, तो ये माइनस और अयोटा की पावर 3, तो दिस इज इक्वल टू माइनस अयोटा की पावर 3 को अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिख सकते हो, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा। अब दिस इज इक्वल टू माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा और ये अयोटा हो जाएगा, तो ये वापिस से हमारे पास अयोटा आया, तो ये भी नहीं है। अब इसकी पावर 4 करो, फिर देखो 1 आएगा या नहीं आएगा। तो हमें मिनिमम पावर चेकआउट करनी है, तो -1 की पावर, माइनस अयोटा की पावर 4, तो -1 की पावर 4 1 हो जाएगा। अयोटा की पावर 4 भी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरा जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, 4। चलो, तो आंसर है हमारा ये वाला। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या बोला, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। हमें जो सेट है, मतलब कुछ भी नाम ले लो सेट का, ए सेट दिया है आपको, क्या कहा है, सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स दिए हैं, ठीक है। तो जहां पर p बाई क्यू है, वो q हमारा नॉट इक्वल टू 0 एंड p और q दोनों के दोनों हमारे ग्रेटर देन 0 है। तो इस टाइप से मेरे सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप, उसने कहा कि एबिलियन ग्रुप कैसे बनेगा, कौन सा ऑपरेशन सेटिस्फाई करेगा। एबिलियन ग्रुप में क्या होता है बेसिकली कि अगर आप ए की कंपोजिशन बी से करो या बी की कंपोजिशन ए से करो तो सेम आंसर आना चाहिए, है ना। एबिलियन ग्रुप में यही होता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तब वो देखो किस में सेटिस्फाई होगी। देखो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी कर दिया, क्योंकि ए स्टार बी करोगे तो ये आएगा, और बी स्टार ए करोगे तो बी माइनस ए बाई 2 आएगा। तो ये तो सेम नहीं है ना, ए माइनस बी और बी माइनस ए जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल हो, तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब इस ये वाला देखो, ये भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जब आप बी स्टार ए करोगे तो आपका क्या आएगा, 2b बाई ए, विच इज नॉट इक्वल टू दिस। ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब आओ ऊपर वाले पे, तो यहाँ पे देखो, जब आप बी स्टार ए करोगे तो दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2, है ना।
विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, क्योंकि जो रेशनल नंबर्स हैं उनमें अगर आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो सेम आंसर आता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। अब इसको देखो a को, इसमें क्या है a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी बाई 2, और यहाँ पर अगर हम b स्टार a लिखेंगे तो वो हमारा क्या आएगा b इंटू ए बाई 2। और रेशनल में ऐसा ही होता है ना कि अगर आप a की b से मल्टीप्लाई करो या b की a से मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आता है। तो ये भी मेरा क्या बन रहा है, एबिलियन ग्रुप, है ना। तो अब इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड कर दी, अब आप ये चेक कर सकते हो कि ग्रुप की प्रॉपर्टी कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर दोनों ही ग्रुप बन रहे हैं, मतलब कि बाकी चारों प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाकी सारी प्रॉपर्टी है, वो अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आपके इसके दो आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन। अब इसने एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है और हमें चेक करना है कि कम्यूटेटिव है या नहीं है और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो वही चीज कम्यूटेटिव के लिए आप क्या करोगे, ये आपके पास ए स्टार बी दिया है, आप निकालो बी स्टार ए, तो बी स्टार ए क्या आएगा, 1 प्लस बी इंटू ए, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी। तो कम्यूटेटिव तो है ना। तो इसमें बोल रहा है नाइदर कम्यूटेटिव, ये गलत हो गया। इसमें भी नो कम्यूटेटिव, ये भी गलत हो गया, है ना। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए स्टार बी स्टार सी करो, या फिर ए स्टार ऐसे बी स्टार सी करो। उल्टा लिख दिया ना, रुको रुको। तो ए स्टार बी अब स्टार सी, ये करो तो सेम आना चाहिए। तो पहले मैं ये निकालती हूँ, देखो ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा इस वाली प्रॉपर्टी से, 1 प्लस बी सी, एंड दैट इज इक्वल टू, नाउ अब देखो हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो अब मैं 1 प्लस और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो किसकी, ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस बी सी के साथ। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी, ये आया मेरा यहाँ से। और इसको देखो ये वाली चीज क्या आएगी, यहाँ पर पहले ए और बी का करेंगे, तो 1 प्लस ए बी आएगा, एंड देन मैं स्टार सी करूंगी। और स्टार सी करने का मतलब क्या है कि 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना। तो सी मल्टीप्लाई 1 प्लस ए बी, ऐसे करना है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सी प्लस ए बी। तो क्या ये और ये सेम आया है, नहीं आया, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, सिर्फ इसके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हमारा ये वाला ठीक हो गया और ये वाला गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो इसने क्या कहा है, एन आइडियल, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देती हूँ क्योंकि इसमें ना ज्यादा सॉल्व करने का नहीं है, क्योंकि ज्यादातर डेफिनेशन या थ्योरम्स पे ही क्वेश्चंस आएंगे, अभी आप देखोगे अगर तो क्या कहा इन्होंने कि आपको एक आइडियल दिया है एस, और उसको हम प्राइम आइडियल कब कहते हैं, देखो प्राइम आइडियल, इरिड्यूसिबिलिटी, और भी बहुत सारी, मैक्सिमल आइडियल, ये सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो देखो प्राइम आइडियल, तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए बी आपका बिलोंग टू एस है, तो या तो ए बिलोंग्स टू एस होना चाहिए या बी बिलोंग्स टू एस होना चाहिए, ये हमारी स्टेटमेंट होती है। तो विच इज फोर्थ। तो अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आप कर दोगे, और अगर आपको नहीं याद तो आप गलत कराओगे और आपके नेगेटिव मार्क्स आ जाएंगे, मतलब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है ना। तो बड़े ध्यान से करके जाना, ग्रुप एंड ड्रिंक्स में आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं। नेक्स्ट, if p is irreducible element of commutative ring R with unity, ठीक है, then which of the following is not true। देखो अब irreducible element के ऊपर क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपको इरिड्यूसिबल एलिमेंट की डेफिनेशन याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। इसी तरह से ऊपर वाले में क्या था, प्राइम आइडियल, है ना। तो ये वाली जो, अभी देखो इरिड्यूसिबल, इरिड्यूसिबल में ये चीज तो होती है हमारी कि अगर p हैज नो प्रॉपर सब फैक्टर्स, ये चीज होनी चाहिए। दूसरी बात, p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p इज नॉट द यूनिट, ये भी हमारा ठीक है। तो उसने पूछा नॉट ट्रू, तो ये दोनों तो हमारे ऑप्शन नहीं है। For every A and B belongs to R, if P divides A B, then it implies P divides A और P divides B। ये हमारा नहीं होता, ये मैं बताती हूँ किसका होता है, ये होता है प्राइम एलिमेंट का। ठीक है, और इसने पूछा इरिड्यूसिबल एलिमेंट का, तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, और उसने वही पूछा कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये मेरा ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर है ऐसे। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया और बाकी सारे गलत हो गए। अब एक चीज बताती हूँ, सपोज यहाँ पर इरिड्यूसिबल को हटा के प्राइम एलिमेंट लिखा होता ऐसे,
तो आप क्या करते, प्राइम एलिमेंट में भी ना ये भी डेफिनेशन होती है, अगर P नॉन जीरो है, P इज नॉट अ यूनिट, और सेकंड वाला भी होता है, ठीक है। तो प्राइम एलिमेंट में क्या होगा, P ना जीरो होना चाहिए, नॉट यूनिट होना चाहिए। अगर P डिवाइड करता है ए बी को, तो या तो P ए डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। ये होती है प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला इज नॉट ट्रू फॉर प्राइम एलिमेंट। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जब इरिड्यूसिबल है तो नो फैक्टर्स आएंगे, और जब प्राइम एलिमेंट है तो ये चीज आएगी। और जो ये बीच वाला ऑप्शन है, ये दोनों के लिए होता है। जब आप डेफिनेशन देखोगे ना, तो आपको समझ भी आएगा। ओके, तो अभी फिलहाल हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है, बट अगर इरिड्यूसिबल की जगह प्राइम आ जाए, तो हमारा फिर फर्स्ट वाला ठीक हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये हमारा इरिड्यूसिबल के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आगे क्या कहा इसने कि एक यूएफडी दी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, एवरी पेयर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट हैव जीसीडी एंड एलसीएम। अब ये सारी की सारी थ्योरम्स हैं हमारी बुक के अंदर, तो अगर आप जाके देखोगे, आपको स्टेटमेंट्स पता होंगी, तभी आप कर पाओगे। तो ये वाला हमारा ट्रू होता है, बट उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये मेरा गलत हो गया। नेक्स्ट, एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज यूएफडी, यस ये भी करेक्ट होता है, तो ये गलत हो गया। एवरी यूक्लिडियन रिंग इज ए यूएफडी, ये भी हमारा करेक्ट होता है, तो ये भी गलत हो गया। वैसे तो अभी यही ऑप्शन ठीक है, बट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या गिवन है। इफ R is a UFD, then the product of two primitive polynomials in Rx is not a primitive polynomial। ये हमारा गलत है, तो इसलिए ये इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ये करेक्ट। क्योंकि अगर आप थ्योरम की स्टेटमेंट जाके देखोगे ना, तो वहां पे नोट नहीं आएगा, वहां पर आता है कि हाँ प्रोडक्ट ऑफ टू प्रिमिटिव पोलिनोमियल्स अगेन ए प्रिमिटिव पोलिनोमियल होती है, बट उसने यहाँ पे बोला नॉट। तो इस वजह से ये हमारा मतलब फिलहाल करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा है, बट थ्योरम हमारी ऐसी होती है नॉट की बिना। नेक्स्ट, ज्यादातर ऑप्शंस में ऐसे ही आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको किसी भी एक स्टेटमेंट में नोट डाल देना है ना, तो नोट डालते ही वो थ्योरम की स्टेटमेंट गलत हो गई बस। नेक्स्ट, आपको एक ग्रुप दिया है और उसमें बोला है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन इट इज एबिलियन और नॉट। तो ये हमें पता है, देखो अगर कोई भी ग्रुप है जिसके अंदर आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए की मल्टीप्लाई की तो आइडेंटिटी आया, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही आ रहा है ना। तो ये हम जब भी एबिलियन वाली डेफिनेशन है, तो ये हमारी बुक में एग्जांपल भी है कि जब भी किसी एलिमेंट का इनवर्स वो खुद ही हो जाता है, तो वो ग्रुप हमेशा ही एबिलियन होता है। या फिर अगर हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो भी हमारा एबिलियन ग्रुप होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक साइक्लिक ग्रुप दिया है ऑफ 8 ऑर्डर्स, देन नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ जी। जब भी आपको किसी भी ग्रुप के नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड आउट करने हैं, तो फॉर्मूला सिर्फ ये होता है कि आपको उसका आइलर फंक्शन निकाल देना है ना। आइलर फंक्शन पता है ना, द नंबर्स विच आर को प्राइम टू दैट नंबर, और उससे छोटे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 8 से छोटे वे नंबर देखो जो कि 8 के साथ कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रखते। जैसे कि 1 है, 1 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। 2 नहीं ले सकते, 2 और 8 में 2 कॉमन आता है। फिर उसके बाद 3 आएगा, 3 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। अब उसके बाद 4 नहीं ले सकते, 4 और 8 में 4 कॉमन है। फिर 5 आएगा, और फिर उसके बाद 7 आएगा, क्योंकि 6 और 8 में भी 2 कॉमन आता है ना। तो ये हमारे पास 4 नंबर ऐसे आए जो कि क्या है, 8 से छोटे हैं और 8 के साथ को प्राइम एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट्स आए, 4। तो आंसर हमारा आएगा 4। और अगर आपको इससे नहीं आता, तो आप 5 वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो 5 है ना, 5 क्या होता है, 5 की पावर 3। तो आप ऐसे करते हैं ना, 2 की पावर 3 इंटू 1 - 1/2, तो ये आएगा 2 की पावर 3। 1 - 1/2 कितना होता है ये, तो ये आएगा 4, क्योंकि 2 की पावर 2 बच जाएगी। तो अपना आंसर फिर से 4 है। तो जैसे भी करना कर सकते हो, ये मैंने मैनुअली किया, ये फॉर्मूले से किया। नेक्स्ट, ये भी देखो एक थ्योरम है, आपको पता होना चाहिए कि ऑटोजी क्या होता है। ऑटोजी का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जी टू जी इटसेल्फ। उनका ऑर्डर पूछे, क्योंकि ओ लिखा है ना, तो उनका ऑर्डर बताने के कितने हैं। तो ये अगर आपको गिवन है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी इज ग्रेटर देन 1, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना पॉसिबल है। तो पहली बात तो आपको ऑटो जी पता होना चाहिए। ऑटो जी में 3 चीजें होती हैं, एक तो होमोमॉर्फिज्म होता है,
मतलब मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि सिर्फ ये एग्जांपल की बात है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट आपका जो पेपर है उसमें ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ही पूछ ले वो, क्योंकि इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, है ना। चौथी प्रॉपर्टी ऐसी दे दी विच इज नॉट ट्रू, तो वही पूछ लेगा कि विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, ऐसे। तो ऑटोमॉर्फिज्म होता है होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी से जी तक, सेकंड होता है वन वन, एंड थर्ड होता है ऑन टू। ठीक है, जिसके पास ये 3 प्रॉपर्टी होंगी उसको हम ऑटो। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि जब भी हम हमारा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि उसके पास कम से कम 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, तो हमारे ग्रुप का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 2। ये देखो कैसे आएगा, वैसे तो हमें निकालना भी आना चाहिए कि अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ऑटो जी कितना है, ग्रेटर देन 1 है, तो अगर देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप की बात करनी है, या तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1 है तो इसका मतलब ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। और अगर ग्रुप में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो एक ही ऑटोमॉर्फिज्म बन सकता है, जैसे कि ई से ई पे एलिमेंट है, इधर भी एक एलिमेंट, इधर भी एक एलिमेंट, उसको उस पे मैप करवा सकते हैं, तो एक से ज्यादा ऑटोमॉर्फिज्म नहीं बन सकते। तो हमारी ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी ना, क्योंकि उसने कहा है कि एक से ज्यादा ऑटोमॉर्फिज्म है आपके पास। तो ग्रुप का ऑर्डर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, मतलब 1 वाला तो नेग्लेक्ट हो गया हमारा। अब मान लो कि ग्रुप का ऑर्डर आपका 2 है। हम्म अब देखो ग्रुप का ऑर्डर अगर 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एक आइडेंटिटी के अलावा वाला होगा यहाँ पर भी। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक ऑटोमॉर्फिज्म बनानी है। अब हमें एक चीज हमेशा पता है कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप करता है, तो ये इस पे मैप किया। अब इसके लिए क्या चॉइस बची, यही तो चॉइस बची, क्योंकि 1 1 भी बनाना है, ऑन टू भी बनाना है, तो इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ ही जा सकता है ये, है ना। तो अगेन मेरे पास एक ही ऑटोमॉर्फिज्म आया, एक से ज्यादा तो मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि ये कंपलसरी है कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी में पे मैप करना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट बचा उसके पास भी एक ही ऑप्शन है, तो एक ही मेरे पास क्या बना, टी, जो ऑटोमॉर्फिज्म है वो वापिस आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन, है ना। तो फिर से मेरी ये कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म कम से कम 2 तो होने चाहिए, उसने बोला है ना ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर ग्रेटर देन 2। अब सपोज करो कि ग्रुप का ऑर्डर है ना एटलीस्ट 3 है, तो ई ए बी, और यहाँ पर भी मैंने लिखा ई ए बी। अब मैंने अभी बताया कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप कर जाएगा, बट इनके पास अभी ऑप्शन है ना, मान लो ए के पास चला गया, बी के पास, एक तो ऑटोमॉर्फिज्म वो बन जाएगा, और एक ऐसे भी तो जा सकता है, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास, तो कम से कम 2 तो मिले हमें। उसने ये तो कहा है ऑटोमॉर्फिज्म आपके कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ग्रुप के पास कम से कम 2, मतलब कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए विच इज ग्रेटर देन 2। तो हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन थी। नेक्स्ट देखो डिवीजन रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। एक डिवीजन रिंग क्या होती है ये सभी आपको पता होना चाहिए। इसमें यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस में यही तो पूछ रखा है कि एक डिवीजन रिंग हैज एटलीस्ट 1 जीरो डिवाइजर, इनफाइनाइट जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन आएगा नो जीरो डिवाइजर। जब तक आपको थ्योरम्स या स्टेटमेंट्स याद नहीं होंगी तब तक हम इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि प्लीज जाके थ्योरम्स की स्टेटमेंट याद करना। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज क्या होता है, साइक्लिक, है ना। नेक्स्ट नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर 10 रेज टू द पावर 5 इज। इसके लिए देखो मैं फॉर्मूला बताती हूँ, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 2 बार आया है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। बट अगर स्टेटमेंट चेंज करके आ गया, मतलब 10 रेज टू दी 5 की जगह और कोई नंबर दे दिया, तो आप कैसे निकालोगे। तो जब भी आपको कहे कि एबिलियन ग्रुप निकालना है अप टू ऑटोमॉर्फिज्म, तो देखो कैसे निकालोगे। हमें क्या कहा है, 10 की पावर 5 नंबर दिया है ना। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5, ये बनेगा। अब आपको ना सिर्फ इनकी पावर पे फोकस करना है कि पावर क्या ही है। अब आप इनको क्या करो, पावर को फैक्टराइज करके देखो कि पावर को आप कितने तरीके से लिख सकते हो। बेसिकली हमारी दोनों जगह पावर 5 आई है, तो मैं एक बार 5 पे फोकस करती हूँ। तो इस 5 को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं। 5 को एक बार तो मैं लिख सकती हूँ 5+0, फिर मैं लिख सकती हूँ 4+1, और मैं लिख सकती हूँ 3+2,
और मैं लिख सकती हूँ 3 + 1 + 1, मैं लिख सकती हूँ 2 + 2 + 1, और मैं लिख सकती हूँ 2 + 1 + 1 + 1। ठीक है, ये और ये एक ही बात है, देखो इसका और इसका मतलब एक ही है, ऐसे मत करना कि ये और ये अलग हो गए। मैं बेसिकली ये कहना चाहती हूँ, एक 5 आया, एक 0 आया, एक 1 आया और एक 4 आया, एक 3 आया, एक 2 आया, एक 3 आएगा, 2 1 1 आएंगे। ठीक है, तो ये सेम सेम है, तो आपको बस ये देखना है कि उसके अंदर मैं क्या क्या डाल रही हूँ। नेक्स्ट, एक ये बन सकता है और एक ये बन जाएगा, है ना, 1 को 5 टाइम्स। आई थिंक और कुछ नहीं बनेगा। तो कितने वेज हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम 5 को लिखने के कितने वेज हैं, 7। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी वही लिखो 7 और इसके लिए भी वही लिखो 7। तो जितनी भी आपकी पावर्स आएंगी उनके लिए जितने वेज आप निकाल सकते हो वो निकालो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा आपका 49। समझ आया? जैसे कि इसके लिए हमारा आंसर है 49। मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आप लोगों को। सपोज करो मैंने एक लिया 2 की पावर 2 और लिया एक 5 की पावर 5। अब की बार मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, अभी ना इसको इरेज करते हैं। हाँ, इस 5 के लिए तो मुझे पता है कि कितने होंगे, 7 वेज होंगे लिखने के। 2 को आप कितने तरीकों से लिख सकते हो, दो ही तरीकों से, या तो 2 + 0 करके या फिर 1 + 1, है ना। तो आप इस 2 के लिए कितने नंबर आए, दो, दो वेज आए। और 5 के लिए कितने वेज आए, 7। तो आपको क्या करना है, 2 × 7 कर देना है, तो 7 दूनी 14, तो आंसर आ जाएगा 14। इस तरह से आपको सिर्फ क्या करना है, पावर्स पे फोकस करो, नीचे वाले नंबर्स पे फोकस नहीं करना, पावर्स पे फोकस करो और ये देखो कि उनको आप कितने तरीकों से लिख सकते हो। अगर मैं 4 कहूँ तो 4 को आप ऐसे लिखोगे ना, 4 + 0, देन 3 + 1, देन 2 + 2, देन 2 + 1 + 1, एंड देन 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे। तो 1 2 3 4 5, तो 4 आएगा अगर पावर में तो उसके लिए 5 आंसर आएगा पर। ओके, ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसी तरह से आपको बस प्राइम फैक्टर करके पावर पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज एक कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग आपकी क्या होती है। हमेशा जो भी आपकी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। रुको, होती है क्या, नहीं देखो ग्रुप तो होता ही है, तो ये आंसर तो वैसे ही ठीक हो गया। आई थिंक इंटीग्रल डोमेन नहीं होती, क्योंकि रिंग हमेशा ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है ना। कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज इंटीग्रल डोमेन। रुको एक मिनट, चलो बाद में देखते हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि ग्रुप तो होगी, ये पता नहीं ऑप्शन इसने क्यों। चलो फिलहाल के लिए 1 ठीक है। नेक्स्ट, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड इज, अगर आपके पास कोई भी रिंग है ओवर ए, हाँ, तो ये 1 मिनट में सोचती हूँ, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर ए फील्ड, ये हमारी इंटीग्रल डोमेन होती है। यस। नेक्स्ट, if integral domain D is of finite characteristic, then its characteristic is, ये चीज आपको देखनी है। तो हमेशा ही आप याद रखना कि जब भी आपके पास, ये भी मेरे ख्याल से एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, अगर आप जाके देखोगे कि अगर किसी की फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होती है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट शायद इस तरह से है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन लोगे ना तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 आएगी या फिर प्राइम नंबर आएगी। मुझे अभी थ्योरम की स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद नहीं है, बट एग्जैक्ट मतलब उसका वे यही है कहने का कि एन इंटीग्रल डोमेन, कोई भी आपके पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन गिवन है तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी या तो वो 0 हो सकती है या प्राइम नंबर हो सकती है। तो ऑप्शन में 0 नहीं है तो हम प्राइम नंबर पे लगाएंगे, इसलिए उसने 0 नहीं दिया। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ Z10 इज, तो आई थिंक हमें निकालना पता नहीं सिखाया गया है हमारी बुक में या नहीं, तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स, तो इसके जो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स हैं वो 2 होते हैं हमेशा। वो निकालना एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको ग्रुप में उसका सॉल्यूशन सेंड कर दूंगी, बट अभी आप याद कर लो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो जब भी Z10 आए और उसके प्राइम आइडियल्स पूछे तो हमेशा ही 2 होंगे। नेक्स्ट, वैसे भी ना देखो Z10 है, चलो मैं बता ही देती हूँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं आंसर तो
आपको ये देखना है कि z का जो नीचे वाला नंबर है वो क्या गिवन है। तो हमें z 10 गिवन है, तो 10। अब 10 के भी आप वही देखो कि आपके कितने कोफैक्टर्स बनते हैं, मतलब कि इससे कोफैक्टर्स नहीं बोलना चाहिए, 10 से छोटे वाले वे नंबर्स बताओ जो कि इसके साथ को प्राइम है। बेसिकली फाइव ऑफ n की बात कर रही हूँ मैं। तो इससे जो छोटे नंबर है वो क्या होंगे, 1, 3, 5 भी इसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन देगा, एंड देन 7। ठीक है, बस यही नंबर है। और 9 भी आएगा वैसे तो, नहीं नहीं ऐसे तो नहीं करना चाहिए। चलो मैं ग्रुप में ही भेज दूंगी सॉल्यूशन, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। तो अभी आप याद कर लो कि इसके पास सिर्फ 2 प्राइम आइडियल्स हैं। नेक्स्ट, अगर आपको एक ग्रुप दे रखा है जी, वहां पर उसने कहा है कि ए, और ये स्टार ऑपरेशन है, वो क्या दिया, a माइनस बी। ठीक है, और इंटीजर्स का है, तो ग्रुप बताना में कौन सा होगा, कोशी ग्रुप होगा, मोनोइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, क्या होगा। तो कोशी ग्रुप क्या होता है, कोशी ग्रुप होता है जिसके पास सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्लोजर और प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर आता है हमारे पास मोनोइड, ये हाँ मोनोइड। मोनोइड में फिर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी ऐड हो जाता है, क्लोजर प्लस एसोसिएटिव एंड प्लस आइडेंटिटी। ठीक है, और फिर आपको पता है अगर इनवर्स भी ऐड हो जाए तो फिर तो हमारा ग्रुप ही बन जाता है। तो अब चेक करो, पहले तो a माइनस बी दिया है ना। कोई भी आपके पास दो इंटीजर्स है, अगर आप उनको प्लस या माइनस करते हो तो हमेशा इंटीजर रहता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो है इसके पास। ठीक है, अब चेक करो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो कि a माइनस बी और माइनस सी करो, या फिर ऐसे, एक मिनट, या फिर a माइनस बी माइनस सी करो, क्या आंसर सेम आता है, नहीं आएगा ना। क्योंकि इसका मतलब देखो, इसको अगर ओपन करोगे तो a माइनस बी माइनस सी बनेगा, बट इसको ओपन करोगे तो a माइनस, और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, ऐसे बन जाएगा, तो ये तो इक्वल नहीं है। और जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो वो सेमी ग्रुप भी नहीं बना, मोनोइड भी नहीं बना, ग्रुप भी नहीं बनेगा, तो वो सिर्फ कोशी ग्रुप है आपका। ओके, तो किसके पास सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था, वही रिपीट हुआ है कि माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना होता है। तो अभी हमने चेक किया था, माइनस आयोटा की पावर 4 करोगे तो वही आंसर आएगा। तो हमारा मतलब माइनस आयोटा की पावर 4 करोगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट, ये सारी की सारी थ्योरम्स पे बेस हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको एक ग्रुप दिया है जी से लेके जी डैश तक, इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और अगर एफ आपका 1 1 है तो कर्नल ऑफ एफ हमारा क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ये आपको पता होगा। तो इनमें से देखो कौन सा, एनी सेट गलत, एम्प्टी सेट ये भी गलत, क्योंकि एक एलिमेंट तो है ना उसके अंदर। अब ये दोनों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि सिंगलटन सेट भी है, और दूसरी बात सिंगलटन सेट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी है ना। तो आंसर तो वैसे ये होना चाहिए, तो आप ये लगा के आना, क्योंकि इसमें सिंगलटन भी बोल दिया, आइडेंटिटी भी बोल दिया। इसमें सिंगलटन का मतलब ये कह रहा है कि ये भी हो सकता है कोई नॉन आइडेंटिटी, बट इनको ऐसे लिखना नहीं चाहिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप, ये क्वेश्चन आपके सामने आए एग्जाम में तो आप इस पे टिक लगा के आना, है ना। इनको थोड़ा क्वेश्चन अच्छे तरीके से सेट करना चाहिए। नेक्स्ट, ए रिंग विल नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन। देखो इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में क्या होती है, तीन चीजें होती हैं, कम्यूटेटिव, विद जीरो, विद यूनिट एलिमेंट, विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना। तीन चीजें होंगी तो वो इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। तो देखो कम्यूटेटिव है, विद यूनिट एलिमेंट, विदाउट जीरो डिवाइजर, तो ये वाला हमारा गलत हो गया, मतलब यही हमारा ठीक हो गया। उसने कहा है कि विल नॉट बी एन इंटीग्रल डोमेन, तो ये जब होगा ना तो हमारी इंटीग्रल डोमेन नहीं बन सकती, तो नोट पे फोकस करो। नेक्स्ट, इफ आपको एक मैप दे रखी है आर से लेके आर डैश तक, इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एंड एस डिनोट आइडियल अदर देन कर्नल। कर्नल से अलग बोला है, अगर कर्नल बोला होता तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोल देते, है ना। बट यहाँ पे देखो कर लगेगी तो वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, बट अब की बार आपको ये वाला ऑप्शन लगाना पड़ेगा, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई कर्नल ऑफ एफ। अगर आप बुक में जाके देखोगे ना तो बुक में ऐसे लिखा रखा है कि एस डिनोट कर्नल एफ,
तो बुक में ऐसे लिखा हुआ है S इज इक्वल टू कर्नल ऑफ F, और आप वहां पे जाके देखोगे ना तो वहां पे इस तरह से आंसर है ये वाला, फर्स्ट वाला, क्योंकि वहां पे ऐसे ही कर्नल F दे रखा है। बट असली में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जब भी आपका जो नीचे वाली चीज है वो कर्नल F होनी चाहिए, बट आपके यहाँ पे स्टेटमेंट में बोला है S आपका कर्नल नहीं है, अदर देन कर्नल F बोला है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला है, तो आप थर्ड ऑप्शन लगा के आना, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, इस साइड R डैश होता है और इस साइड R होता है, कहीं आप ये वाला लगाओ ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑर्डर ऑफ 12 इज। पहले तो मुझे एक बात बताओ, पता नहीं मुझे नहीं समझ आया इन लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन पेपर सेट किया था ये वाला। पहली बात तो नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप ही नहीं बनता। पहली बात तो ना इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है ना इसके पास इनवर्स होता, तो ग्रुप कैसे बनाइए, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मैं मानूं, पहली बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अब मैं इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करती हूँ, अगर मैं नेचुरल की जगह इंटीजर्स दे दूं आप लोगों को, ठीक है, एडिशन चलो इंटीजर्स है, अब इंटीजर आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बन जाता है, सारी चीज है ना उसके पास, एबिलियन ग्रुप बन जाता है इनफैक्ट। अब इसके पास ऑर्डर ऑफ 12, 12 को आप खुद में कितनी बार ऐड करोगे कि आपको 0 मिल जाए, नहीं मिल सकता। तो इनमें वैसे हमारा जो आंसर आएगा वो नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि जो हर एक एलिमेंट है उसका जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट आएगा या फिर नॉट डिफाइंड। तो ये चीज ध्यान रखना कि फाइनाइट कभी नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन वाले ग्रुप्स में, क्योंकि 12 को आप कितनी बार खुद में ऐड करोगे, 12 प्लस 12 प्लस 12, कभी आपको 1 मिलेगा, सॉरी 0, कभी 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए जो आंसर आएगा नन ऑफ द अबव आएगा, अगर नेचुरल की जगह इंटीजर्स दे दे तो। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो फिर भी आप नन ऑफ अबव लगाया ना, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो, नेगेटिव मार्किंग होती है, इनका कुछ नहीं पता चलता। नेक्स्ट इज an element in a principal ideal domain is prime element if it is irreducible। ये भी आपकी थ्योरम है, बुक में जाके देखना, टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको आप लोगों को नोट्स भेज दूंगी। और वैसे तो ग्रुप एंड ड्रिंक्स के बहुत सारे नोट्स बनेंगे क्योंकि सारी थ्योरम्स है उसमें, है ना। तो आप लोग भी ट्राई करना कि सारी थ्योरम्स पढ़ के जाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर। मैंने अभी बताया था कि आपको जब भी नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने हो किसी भी ग्रुप के लिए और उसका ऑर्डर अगर आपको दे रखा है तो आप 5n निकाल दो, है ना। बट यहाँ पर जो आपका नंबर है वो खुद ही प्राइम नंबर है, तो जब भी आपका कोई भी नंबर प्राइम नंबर हो और उसका अगर आप आइलर फंक्शन निकालते हो तो वो p-1 आता है, सिंपल सा। तो ये प्राइम नंबर है ना 53, तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा 52 आएगा, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म कैन बी डिफाइंड फॉर एन एबिलियन ग्रुप। देखो ये भी एक थ्योरम है, उस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी एबिलियन ग्रुप है तो उसके लिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म सिर्फ एक ही बनता है, वो होता है आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर आएगा 1, आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ ना Z10 वाला, और Z10 के मैंने बताया था प्राइम आइडियल्स कितने होते हैं, 2, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट इज, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आपके पास अगर फंक्शन 1 1 है तो कर्नल क्या होगा, हमेशा ही सिंगलटन सेट होगा बट विद आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी इसमें ना देखो दिमाग खराब करने वाली बात है ये, या तो यहाँ पे सिंगलटन सेट विद आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देते हैं, यहाँ पे सेट विद आइडेंटिटी लिख दिया, चलो वैसे तो ये दोनों ही ठीक है बट मैं ये वाला लगा देती हूँ। नेक्स्ट, एंड आइडियल एस, आपको एक आइडियल दिया है, इज ए कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी इज मैक्सिमल इफ R by S इज ए फील्ड। ये भी एक थ्योरम है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अब देखो फॉल्स की बात आ गई तो आपको सारी थ्योरम्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको दो थ्योरम में भी डाउट आ गया तो गलत हो गया इसका मतलब। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, एवरी फील्ड इज ए रिंग, ये हमारा ठीक होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड, ये भी हमारा ठीक होता है, तो ये गलत हो गया। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, और यहाँ पे क्या है, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। एवरी इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती, जब उसमें फाइनाइटनेस ऐड करते हैं ना तब जाके वो फील्ड बनती है, तभी ये ऊपर वाला ऑप्शन ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा ठीक है, और ये भी हमारा वैसे तो ठीक होता है बट ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि उसने फॉल्स वाला पूछा है, तो ये वाला हमारा फॉल्स है। क्योंकि अगर फाइनाइट होगा तभी फील्ड बनती है, फाइनाइट नहीं है तो फील्ड नहीं बनेगी। नेक्स्ट, इफ ए ग्रुप
अगर आपके पास एक नॉन एबिलियन ग्रुप दिया है 125 ऑर्डर का, तो ऑर्डर ऑफ जेड पूछा है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कोई भी क्वेश्चन आए वो ना आपको इस तरह से देगा कि उसकी पावर, किसी भी नंबर की पावर वो 3 बन रहा होगा। जैसे ये क्या है 125, क्या होता है 5 की पावर 3, तो इसका आंसर आएगा 5। मतलब ऐसा नंबर ढूंढो जिसकी वो पावर 3 है। अगर आपको सपोज ऑप्शन में दे दे 343, यहाँ पर 343, तो क्या होता है वो 7 की पावर 3 ना, तो आंसर आ जाता है 7। तो ये चीज याद रखो, जब भी ये क्वेश्चन आए, जब भी आपको ऑर्डर ऑफ जेड जी पूछे, तो उसमें वो हमेशा ही ऐसे देगा कि जिसमें यहाँ पर किसी की भी पावर 3 बन रही होगी, तो वो नंबर ढूंढ लो जिसकी पावर वो 3 है, तो वो आंसर आ जाए। ये वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ है 10 रेज टू द पावर 5 वाला, लेकिन मैं बताया आपको कि अगर डिजिट चेंज कर दे तो भी आप कैसे निकालोगे। तो इसका आंसर हमारा क्या आया था, 5 के हमने फैक्टर्स देखे थे, तो 7 तरीकों से लिख सकते थे, 7 इंटू 7 49, 49 आंसर है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब ये देखो कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 53 इज 52। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का आइलर फंक्शन प्राइम नंबर -1, तो 53 -1। नेक्स्ट, ए डिवीजन रिंग हैज एटलीस्ट कितने एलिमेंट। देखो एक डिवीजन रिंग है, उसके पास कम से कम कितने एलिमेंट होंगे। देखो डिवीजन रिंग क्या होती है, उसके पास प्लस की भी आइडेंटिटी होती है और मल्टीप्लीकेशन की भी आइडेंटिटी होती है। प्लस की आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी 1, तो कम से कम 2 एलिमेंट तो होंगे ना उसके पास। बाकी एलिमेंट हो ना हो, क्योंकि उसके पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एडिशन भी होता है और मल्टीप्लीकेशन भी होता है, तो इसलिए उसके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो पक्का ही होंगे। आंसर इज 2। नेक्स्ट, आगे क्या कहा, द नंबर ऑफ ट्रिवियल सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। लेकिन अब की बार ने यहाँ पे देखो, इसने ये नहीं कहा कि इसके कितने सब ग्रुप होंगे, इसने ट्रिवियल पूछा है। ट्रिवियल, ट्रिवियल तो 2 ही होते हैं, या तो आइडेंटिटी या फिर वो खुद, है ना। तो या तो वो ई बनेगा, या फिर जिसमें वो सारे के सारे 8 एलिमेंट्स होंगे, ई ए स्क्वायर से लेकर ए की पावर 7 तक, ये ऐसे, है ना। तो ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन सेम सेम आया था। उसमें पूछा था नंबर ऑफ जनरेटर, उसका आंसर तो 4 आएगा, क्योंकि 8 के जो आइलर फंक्शन था वो क्या आया था 1, 3, 5 और 7, 4 एलिमेंट्स आए थे। पहली बात तो 4 ऑप्शन में ही नहीं है, बट फिर भी सपोज 4 ऑप्शन में मैं दे दूं आपका दिमाग खराब करवाने के लिए, तो इसका ये वाला आंसर तो नहीं आएगा, 4 तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ट्रिवियल सब ग्रुप हमेशा कितने होते हैं, 2, तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी एक प्राइम नंबर है और एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, तो उसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर p का। ये भी आपके पास एक थ्योरम है। नहीं है तो आप इसको याद कर लो। कैले हैमिल्टन, ये सॉरी हैमिल्टन थ्योरम हमारी किसमें थी, अलजेब्रा में। ये है कैले थ्योरम। कैले थ्योरम आपको क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है ना, तो आप उसको हमेशा ही क्या कर सकते हो, परमुटेशन ग्रुप से आइसोमॉर्फिज्म करवा सकते हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। और ये देखो बाय नेम थ्योरम है, तो आपको ये पता भी होनी चाहिए, परमुटेशन ग्रुप के साथ आप हमेशा ही किसी भी फाइनाइट ग्रुप की आइसोमॉर्फिज्म करवा सकते हो। नेक्स्ट, वैसे इसने हाँ यही पूछा था। आपके पास कोई भी रिंग होगी और रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स इज एन, ये हमारी होती है, रुको रुको, रिंग ऑफ इवन इंटीजर्स, कम्यूटेटिव रिंग तो बनेगी ही, देखो, और इंटीग्रल डोमेन भी बन सकती है। अब इसके 2 ऑप्शन तो 2 ठीक हो गए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि कैसे करेंगे इसको। गलत करते हैं ये ऐसा, क्योंकि देखो रिंग है और इवन इंटीजर्स की है, तो वो कम्यूटेटिव तो सेटिस्फाई करेगी। हाँ, और इंटीग्रल डोमेन भी बनेगी वो। इसके 2 ऑप्शंस ठीक है। अब अपने हिसाब से देख लेना कौन सा ठीक लगा। क्या मेरे ख्याल से ना आप इंटीग्रल डोमेन लगाए है ना, क्योंकि ये एक वेल नोन स्टेटमेंट है। कम्यूटेटिव रिंग तो उसने ऐसे ही डाल दिया। क्या कहें, नो कमेंट्स। नेक्स्ट, आपको एक ग्रुप दिया है विच W1 W W क्या होता है, हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। बेसिकली हम ऐसे करते हैं ना, x की पावर 3 इज इक्वल टू 1,
तो एक्स इसका ये करोगे आप, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट आएंगे, तो 3 रूट यही आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक ओमेगा आएगा, एक ओमेगा का स्क्वायर आएगा। ओके, तो आपको ये पूछा है उसने कि ये क्या बनता है, तो अगर आपको पता हो, अगर आपने ग्रुप का फर्स्ट वाला ही चैप्टर किया है, फर्स्ट इवन एक्सरसाइज ही किया है, तो उसमें आपको पता होगा कि ये ग्रुप भी बनता है और ये एबिलियन ग्रुप भी बनता है और ये साइक्लिक ग्रुप भी है, क्योंकि ये देखो ओमेगा या कह लो या डब्ल्यू इससे जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा फिर आएगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3 आपका 1 ही होता है, तो ये साइक्लिक ग्रुप भी होगा क्योंकि इससे जनरेट हो गया, है ना। तो इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक है, तो इसका आएगा ऑल ऑफ अबव। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कहा है, अगर आपके पास एच और के आपके दोनों एम्प्टी सबसेट्स हैं ऑफ एन एबिलियन ग्रुप, तो अगर आप एच और के की मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो सब ग्रुप किसका बनेगा, एच का भी बनेगा और के का भी बनेगा, तो ये वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट, if R is a ring with unit element then principal ideal domain generated by zero, तो ये हमारी ना देखो जीरो आइडियल की ही डेफिनेशन है, अगर आपको याद हो जब आप जीरो आइडियल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो यही लिखा है एज इट इज कि अगर आपके पास कोई भी एक आर रिंग है विच इज यूनिट एलिमेंट, तो अगर कोई भी पीआईडी लोगे जो कि जीरो से जनरेट हो रही है तो उसको हम जीरो आइडियल बोलते हैं या नल आइडियल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स बताना है कौन सा है, तो एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमारा ठीक होता है, तो ये इन्होंने फॉल्स पूछा है तो गलत। एवरी इंटीग्रल डोमेन इज ए कम्यूटेटिव रिंग, ये भी ठीक होता है, तो ये हमारा गलत होगा। एवरी कम्यूटेटिव रिंग इज ए रिंग, यस, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है तो रिंग तो होगी ही ना, तो ये भी हमारा ठीक होता है, तो गलत, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया, नन ऑफ दिस। इंटीग्रल डोमेन इज ए कम्यूटेटिव रिंग, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, if G be a cyclic group of order 4 then the number of automorphism of G, अगेन इसके ये देख लो कि कितने फी एन आते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, फी एन। तो ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, मतलब ज्यादातर में यही चलता है। तो 4 के कितने होते हैं, 4 से छोटे और उसके को प्राइम नंबर, एक तो 1 आएगा और एक 3 आएगा, है ना, तो 2 ही आएंगे, क्योंकि 2 तो आप ले नहीं सकते, 2 और 4 में तो कुछ कॉमन आता है, 2 आता है, तो इसका आंसर आ गया 2, क्योंकि 1 और 3 दो नंबर मिले। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ दिस परमुटेशन, इस परमुटेशन का आपको इनवर्स निकालना है, तो बेसिकली आप क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। देखो इनवर्स का मतलब बेसिकली ये है, मैं आपको बताती हूँ। पहले ये लिखो 1 2 3, और ये लिखा आपने 2 2 नहीं है, 1 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3। देखो 1 किस पे जा रहा है, 2 पे, 2 किस पे जा रहा है, 3 पे, और फिर 3 किस पे जा रहा है, 1 पे। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा कर दो, है ना। तो अब क्या करना है आपको, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3, और यहाँ पर भी लिख दो 1 2 3। अब यहाँ पे देखो ये 1 कहाँ से आ रहा था, 3 से, तो 1 जाएगा 3 पे। फिर ये 2 कहाँ से आ रहा था, 1 पे, तो मैं इसको उल्टा बना देती हूँ ऐसे, है ना, क्योंकि आप इसको उल्टा करोगे तो ऐसे ही बनेगा। और फिर ये 3 कहाँ से आ रहा था, 2 से, तो 3 से गए हम 2, ऐसे, तो उल्टा जाना है आपको, तो 1 से आप 3 पे गए, हाँ, और किस पे, जो भी था, मतलब मैंने उल्टा कर दिया ये। अब देखो ये क्या बनेगा, तो 1 2 3, और 1 के नीचे लिख दो 3, और 2 के नीचे लिख दो 1, और 3 के नीचे लिख दो 2। ऐसे ही तो होता है कि 1 गया 3 पे, इस पे, तो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा ना। देखो 1 के नीचे 3 है, 3 के नीचे 2 है, 2 के नीचे 1। ओके, अगर आपको परमुटेशन बिल्कुल भी नहीं आता तो ऐसे करो, हो जाएगा, मतलब रिवर्स इमेज ही तो निकालनी है, कि देखो ऐसे कर दो कि 1 के नीचे 2 है, अब देख लो कि 2 के नीचे 1 आना चाहिए, 3 के नीचे 2 आना चाहिए, 1 के नीचे 3 आना चाहिए, तो उल्टा करके देख लो, आंसर वही आएगा। नेक्स्ट, लेग्रांज थ्योरम भी सभी को याद होनी चाहिए। लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है और उसका अगर आप सब ग्रुप बना रहे हो तो सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ही ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये हमारी लेग्रांज थ्योरम होती है। तो आपको यही करना है, तो इसमें देखो आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ एन ऑर्डर, और इसमें यही पूछा है कि डिवीजन होना चाहिए, है ना, तो ये वाला ठीक हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है कि आपको एक ग्रुप दिया है जो कि मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 पे है और आपको इनवर्स निकालना है। पहले तो मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 7 में जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 1 होता है, तो आपको ये चेक करना है कि जैसे 3 का पूछा इसने, 3 का इनवर्स निकालो, तो 3 की आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे,
और फिर आप 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका 1 आना चाहिए। तो 3 है, 3 की 1 से मल्टीप्लाई की तो 3 आएगा, है ना। तो 3 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 3, और 7 से जब मैं डिवाइड करूंगी तो 3 आंसर आएगा, क्योंकि 3 तो रिमाइंडर बचेगा। 3 2 जा 6 होगा, फिर से मेरा 6 ही रिमाइंडर बचेगा। 3 3 जा 9 होगा, तो 9, 9 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 4 जा 12, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 5 ना। अब 3 इंटू 5, 5 दिए 15, 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो ये मेरा आंसर है। तो 3 की मैंने किससे मल्टीप्लाई की, 5 से, तो मेरा आंसर आएगा ये 5। ओके, चलो नेक्स्ट। If H1 और H2 are two subgroups of G, then which of the following is a subgroup? अगर देखो आपके पास दो सब ग्रुप है तो उनकी इंटरसेक्शन हमेशा ही सब ग्रुप बनती है। ओके, यूनियन सब ग्रुप तब बनती है जब एक दूसरे के अंदर कंटेन हो, कि या तो H1 कंटेन होना चाहिए H2 में, या फिर H2 कंटेन होना चाहिए H1 में, तभी ये चीज सेटिस्फाई होती है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, तो इन जनरल इंटरसेक्शन हमेशा ही सब ग्रुप बनती है। ठीक है, तो ये हमारा भी होगा। ओके, तो आपने देखा होगा, देखो ये वाली वीडियो इसलिए इतनी जल्दी जल्दी बनी क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी थी। थ्योरम्स की स्टेटमेंट आएंगी तो आप फटाफट से क्लिक करते जाओगे। और क्योंकि इस वाले मैथ में हमारे 7 मतलब 7 क्वेश्चंस आएंगे, बाकी को बहुत सारों में 5 5 भी आ रहे हैं, तो यहाँ से आपका स्कोरिंग करने का भी मेथड बहुत जल्दी हो सकता है। तो आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो यहाँ से। तो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी कोई डाउट तो आप बता सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि ग्रुप एंड ड्रिंक्स के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो सारे आपको नोट्स बना के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूँ। ओके, थैंक्स फॉर